हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की क्लास में आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक को आगे बढ़ाते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक के पहले लेक्चर में हम लोगों ने कार्बन के बारे में पूरी डिटेल से बात की थी। आज हम लोग देखेंगे कार्बन के बारे में कुछ और बातें करेंगे। कार्बन इतने ज्यादा यौगिक एक्चुअली बनाता कैसे है, क्या वे स्टेबल होते हैं, और 4 वैलेंसी वाले, जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 है तो सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4 होती है। क्या सिलिकॉन भी उतने ही कंपाउंड बना सकता है? अगर सिलिकॉन उतने कंपाउंड्स नहीं बना रहा है जबकि वैलेंसी सिलिकॉन की भी 4 होती है तो क्या कारण होता है, इसको भी समझेंगे। कार्बन के अप्रूप के बारे में बात करेंगे। कार्बन से चेन कैसे बनती है इसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, जो ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक बन रहे हैं, उनका नामकरण किस तरह से होता है। आइए शुरू करते हैं। तो कार्बन जो है, कार्बन की बात हम लोगों ने कर ली है। कार्बन एक्चुअली लैटिन भाषा का एक शब्द है, कार्बो। कार्बो ये लैटिन शब्द है जहां से इस एलिमेंट का नाम कार्बन पड़ा हुआ है। जहां से कार्बन शब्द आया है, लैटिन शब्द है कार्बो, जहां से ये कार्बन शब्द आया हुआ है, कार्बन आया हुआ है। कार्बो का मतलब होता है कोल। इसका जो मीनिंग होती है वो होती है कोल, कोयला, कोयला। इसकी मीनिंग जो होती है, इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है कोल, कोयला। एक्चुअली हुआ क्या, कोयले का मुख्य सब्सटेंस होता है कार्बन। कार्बन कोयले का मुख्य घटक होता है और कोयले को लैटिन भाषा में कहते हैं कार्बो। वहां से आया कार्बन, मतलब जो कोयले का मुख्य घटक है उसी को कार्बन कहते हैं और लैटिन भाषा में कोयला को कहते हैं कार्बो। तो कार्बो से आ गया कार्बन। अब जो ये कार्बन है, कार्बन कई तरह के रूपों में पाया जाता है प्रकृति में, इसकी बात हम लोगों ने की थी। मेनली जो इसके अपरूप हैं, एलोट्रोप्स हैं, वो तो कोक तो एक जानी गए, कोयले का मुख्य घटक होता है कार्बन। दूसरे ये 3 अपरूप इसके और होते हैं। तो इसके जो कार्बन के 3 अपरूप ये होते हैं। पहला अपरूप इसका होता है डायमंड। डायमंड, डायमंड का मतलब हीरा, हीरा। दूसरा अपरूप जिसमें ये प्रकृति के रूप में पाया जाता है वो होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। तीसरा जो अपरूप होता है उसे कहते हैं C16। कार्बन के 60 एटम मिलकर एक फुटबॉल की तरह की, वकीबाल की तरह की संरचना बनाते हैं जिसे वंकमिंस्टर फुलेरीन बोलते हैं। वंकमिंस्टर फुलेरीन बोलते हैं। ये कार्बन का तीसरा अपर रूप है, तीसरा एलोट्रोप्स है। तो कार्बन प्रकृति में और एलोट्रोप्स रखता है, डायमंड, हीरा जिसे बोलते हैं, ग्रेफाइट और C60 मतलब कार्बन के 60 एटम मिलकर बकीवाल की तरह की संरचना करते हैं, फुटबॉल की तरह की गोल संरचना बनाते हैं जिसे वंकमिंस्टर फुलेरीन कहते हैं। तो ये कार्बन के 3 अपरूप जो हैं, इन अपरूपों में कार्बन के ही एटम जुड़ते हैं, कार्बन के एटम ही जुड़ते हैं। इसमें कार्बन के एटम अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं तो अलग अलग आपको सब्सटेंस मिलता है। सारा खेल होता है उसके संयोजन का, उसके कॉम्बिनेशन का। कार्बन का कॉम्बिनेशन डायमंड में अलग की तरीके का होता है, ग्रेफाइट में अलग की तरीके का होता है, वंकमिंस्टर फुलेरीन में अलग तरीके का होता है। अब अगर उसका कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, उसका जो एटम है उस एटम का कॉम्बिनेशन चेंज हो गया तो फिर ये सब्सटेंस आपका बदल जाता है तो कार्बन ही, क्योंकि एक ही तरह का एटम सब में लगा हुआ है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। अब आप देखें डायमंड जो है, ये हीरा जो है, हीरा प्रकृति का अब तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे हार्ड सब्सटेंस है। ये कठोर पदार्थ है, जो भी प्रकृति में अब तक ज्ञात है उसमें सबसे कठोर पदार्थ है ये
हीरा हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड सब्सटेंस है। प्रकृति में जितने भी सब्सटेंस आप जानते हो, प्रकृति में जितने भी पदार्थ आप जानते हो, उन पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। इसकी बात हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल में की थी। जो आपका ग्रेफाइट होता है ये चिकना होता है और नरम होता है, मुलायम होता है। ये सॉफ्ट होता है, चिकना होता है और नरम होता है। नरम मतलब मुलायम होता है। सॉफ्ट होता है, ये ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट होता है और ब्राइटनेस होता है इसमें। तीसरा C16 जो होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये वॉलीबॉल की तरह की संरचना इसमें होती है। कार्बन के 60 एटम जुड़ते हैं। अब संरचना की बात कर लें डायमंड के। डायमंड में होता क्या है कि एक कार्बन का एटम 4 एटम से जुड़ता है। एक कार्बन का एटम 4 कार्बन के एटम से जुड़ता है। इस तरह का संयोजन होता है तो एक त्रिविमीय आकृति मिलती है। डायमंड में क्या होता है कि एक कार्बन एटम, एक कार्बन परमाणु एटम 4 अन्य कार्बन एटम से जुड़कर, 4 कार्बन एटम से जुड़कर एक त्रिविमीय आकृति बनाती है। त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है। ये आकृति बनाती है, ठीक है। और ये आकृति जो बनती है उसी आकृति को बोलते हैं डायमंड। तो डायमंड में हुआ क्या, एक कार्बन का एटम क्या होता है कि 4 अन्य कार्बन के एटम से जुड़ता है और एक त्रिविमीय आकृति बनती है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है। त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति बनती है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनता है। तो इस स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है डायमंड। ग्रेफाइट में क्या होगा, ग्रेफाइट में एक्चुअली ये होता है कि एक कार्बन एटम जो होता है, एक कार्बन का परमाणु जो होता है 3 कार्बन के परमाणु से जुड़कर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, षटकोणीय संरचना बनाता है। एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़कर षटकोणीय संरचना बनाता है, षटकोणीय संरचना बनाता है। और ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है यही स्ट्रक्चर ग्रेफाइट कहलाता है। ग्रेफाइट में क्या होगा, कार्बन का एक एटम 3 कार्बन के एटम से जुड़ेगा, कार्बन के 3 अन्य एटम से जुड़ेगा और एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, षटकोणीय आकृति का को बनाएगा। यही जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, यही ग्रेफाइट बनाता है। और C16 में क्या होता है, कार्बन के 60 परमाणु, कार्बन के 60 एटम। इसमें क्या होता है कि कार्बन के 60 एटम्स गोलीय संरचना, फुटबॉल की जैसी संरचना का निर्माण करते हैं ना, वकीवाल की तरह की संरचना का निर्माण करते हैं। फुटबॉल या वकीवाल जिसे आप बोलते हैं, वॉलीबॉल भी बोल सकते हैं, की तरह की संरचना का निर्माण करते हैं, की तरह की संरचना बनाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है, फुटबॉल की तरह का गोल स्ट्रक्चर बनता है, इसी को आप बोलते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन। तो हम लोगों ने ये देखा कि कार्बन के अपर रूप क्या है, एलोट्रोप्स क्या हैं। तो 3 एलोट्रोप्स हैं, इसके अपरूप हैं इसके डायमंड, ग्रेफाइट और C16 बकमिंस्टर फ्लोरीन। एक चीज और यहां पर देख लीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटालिक सब्सटेंस है, एक अधात्वीय तत्व है, तो इनके नेचर भी
नॉन मेटेलिक होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी नॉन मेटेलिक होती है। लेकिन इसमें जो ग्रेफाइट है ये कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टी भी रखता है, कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टी भी रखता है। अब जनरली ये कहा गया था कि नॉन मेटेलिक सब्सटेंस जो होते हैं उसमें लस्टर नहीं होता, उसमें चमक नहीं होती, जबकि डायमंड में भी चमक होती है और ग्रेफाइट में भी चमक होती है। दूसरी बात ये होती है कि जो नॉन मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं करती, उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। जबकि ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो इस बात की बात हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा था, लेकिन यहां भी हल्का सा ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो कार्बन है, कार्बन इतने यौगिक का फॉर्मेशन कैसे करता है, क्या कहते हैं कार्बन के जो ढेर सारे यौगिक बनाते हैं। हम लोगों ने कहा कि जितने सारे एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, उतना यौगिक अकेले कार्बन बना देता है। यह जो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की उसे बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति। इस बात को आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, टाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति। अब कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति के बारे में जानने से पहले आप ये जानें कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये बात तो हम लोग जानते हैं। टेट्राहेड्रल वैलेंसी लगता है ये, इसकी संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, तो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ये टेट्राहेड्रल टेंडेंसी रखता है बॉन्डिंग की। और दूसरी बात ये होता है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। ये 2 बातें कार्बन के बारे में आप जानते हो, पढ़ के आए हो। सहसंयोजी आबंध बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करता अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की। अब बैलेंसी 4 है, सहसंयोजी आबंध ये बनाएगा तो 4 सहसंयोजी आबंध बनाएगा। तो सहसंयोजी आबंध की प्रकृति के कारण, सहसंयोजी आबंध की प्रकृति के कारण कार्बन में यौगिक बनाने की विशेष क्षमता पाई जाती है, कार्बन में यौगिक बनाने की विशेष क्षमता पाई जाती है, जिसे कहते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति। इसमें हम लोग कहेंगे कि सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रकृति के कारण, इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रकृति के कारण, सहसंयोजी आबंध मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की प्रकृति के कारण, बनाने की प्रकृति के कारण इसमें कार्बनिक यौगिक बनाने की विशेष क्षमता होती है कि प्रकृति के कारण कार्बन में सहसंयोजी यौगिक बनाने की, सहसंयोजी यौगिक बनाने की विशेष क्षमता होती है, विशेष क्षमता होती है जिसे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, कार्बन में सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रकृति के कारण
कार्बन में सहसंयोजी यौगिक बनाने की विशेष क्षमता होती है, जिसे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हटा दें इसको, नोट कर लीजिएगा। अब दो बातें तो ये जान गए, वैलेंसी इसकी 4 होती है और कोवैलेंट बॉन्ड ये बनाता है ना। तो वैलेंसी 4 है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसमें कोवैलेंट कंपाउंड बनाने की विशेष क्षमता होती, बहुत ढेर सारे कोवैलेंट कंपाउंड बना देता है प्रकृति में। और यह जो इसका नेचर होता है, इसे कहते हैं कि सर्वतोमुखी प्रकृति, नेचर, सर्वतोमुखी प्रकृति, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति कहते हैं इसको। ठीक, अब ये प्रश्न ये उठता है कि कार्बन के अलावा सिलिकॉन भी तो है, सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4 होती है, सिलिकॉन है, इसकी भी वैलेंसी 4 होती है, इसकी भी वैलेंसी होती है 4, है ना, वैलेंसी 4 होती है। ये भी तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये भी सहसंयोजी आबंध बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। आबंध बनाता है। ये सिलिकॉन भी सहसंयोजी आबंध बनाता है, लेकिन सिलिकॉन इतने कंपाउंड क्यों नहीं बनाता जितने कार्बन बनाता है, जबकि नेचर दोनों के सेम है, एक ही ग्रुप के हैं, एक ही वर्ग के हैं। कार्बन की भी वैलेंसी 4, सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4। कार्बन भी कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, सिलिकॉन भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बन इतने ज्यादा यौगिक का फॉर्मेशन क्यों करता है, इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है, सिलिकॉन इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों नहीं बनाता। सिलिकॉन भी चेन बनाता है, लगभग 8 सिलिकॉन तक की इसकी भी चेन हो जाती है, लेकिन ये इतने ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, क्यों। अब यहां इस बात को ध्यान रखिएगा कि कार्बन जो होता है, कार्बन से जो कंपाउंड बनता है वह कंपाउंड स्टेबल बनता है ना। कार्बन से जो कंपाउंड बनेगा, जो कंपाउंड कार्बन बनाएगा, कार्बन जो कंपाउंड बनाएगा, जो यौगिक बनाएगा, जो कंपाउंड्स बनाएगा, जो यौगिक बनाएगा कार्बन, वो यौगिक एक्चुअली होते हैं स्टेबल, अस्थाई यौगिक बनाता है, ये अस्थाई यौगिक बनाता है, ठीक है। और सिलिकॉन से जो कंपाउंड बनते हैं, जो यौगिक बनते हैं, वो एक्चुअली होते हैं अनस्टेबल, अस्थाई यौगिक बनाता है, ये अस्थाई यौगिक बनाता है। जनरली अधिकतर ये अस्थाई यौगिक बनाता है, इसीलिए कार्बन यौगिक का ज्यादा फॉर्मेशन करता है, कंपाउंड ज्यादा बनाता है, और सिलिकॉन कंपाउंड कम बनाता है, क्योंकि सिलिकॉन के कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, है ना, और कार्बन के कंपाउंड स्टेबल होते हैं। जो स्टेबल हैं वो टिकते हैं, तो कार्बन के कंपाउंड टिकते हैं, तो कार्बन के कंपाउंड बहुत अधिक मात्रा में आपको दिखते हैं, और सिलिकॉन के कंपाउंड आपको अधिक मात्रा में नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा। अब ये समस्या आती है कि ये जो कार्बन है ये स्टेबल कंपाउंड क्यों बनाता है और सिलिकॉन अनस्टेबल कंपाउंड क्यों बनाता है। तो ये बात हम आपको यही बता देते हैं, आगे बताने की चीज थी, लेकिन यही आप जान जाइए कि कार्बन का जो बॉन्ड एनर्जी होती है, कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना, इसकी जो बंधन ऊर्जा होती है, कार्बन के बीच का जो बंधन ऊर्जा होती है, ये बंधन ऊर्जा बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब कि कार्बन का जो बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा आप रिलीज करेंगे उसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, है ना। तो कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बंधन ऊर्जा होती है, वो बहुत अधिक होती है। बॉन्ड एनर्जी अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है। तो कार्बन स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, कि जो कंपाउंड कार्बन बनाएगा उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, तो टाइटली बॉन्ड होते हैं ये,
ठीक है, इसलिए इनके कंपाउंड स्टेबल होते हैं, कार्बन स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। सिलिकॉन में ऐसा नहीं है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा नहीं होती है, तो ये अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। आगे हम लोगों ने को और देखना है कि हम लोगों ने कैटेनेशन नेचर ऑफ कार्बन की बात कर ली थी, है ना, कैटेनेशन की बात की थी। कैटेनेशन का मतलब श्रृंखलन, है ना, कैटेनेशन का मतलब श्रृंखलन, ये बात हम लोगों ने पीछे वाले लेक्चर में कर ली थी। तो श्रृंखलन क्या होता है? श्रृंखलन में ये होता है कि कार्बन अपने जैसे कार्बन के अन्य एटम से, कार्बन परमाणु अपने जैसे कार्बन के अन्य परमाणु से जुड़कर कार्बन के अणु बनाने की एक विशेष गुण रखता है। कार्बन में कार्बन जैसे अन्य परमाणुओं से जुड़कर अणु बनाने का एक विशेष गुण होता है, जिसे श्रृंखलन बोलते हैं, जिसे श्रृंखलन बोलते हैं या कैटेनेशन बोलते हैं। यह बात हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में देखी थी, लेकिन परिभाषा आप लिख लीजिएगा। कार्बन परमाणु में अपने जैसे कार्बन परमाणुओं से जुड़कर कार्बन के अणु बनाने की का विशेष गुण पाया जाता है, जिसे श्रृंखलन कहते हैं। यह श्रृंखलन का जो नेचर होता है, इसी से ढेर सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कार्बन जो होता है, ये कार्बन में श्रृंखलन से किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन किस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन से जो कार्बनिक यौगिक बनेंगे, कार्बनिक यौगिक बनेंगे, कार्बनिक यौगिक बनेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह से बनते हैं, या तो साइक्लिक बनेंगे या एलिसाइक्लिक बनेंगे, ठीक है, या साइक्लिक बनेंगे या खुला बनेंगे, ठीक है। या तो इनकी खुली श्रृंखला होगी या फिर इनकी बंद श्रृंखला होगी, या तो ओपन चेन होंगे, जिन्हें एलिसाइक्लिक बोलते हैं, खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला होंगी, या फिर बंद श्रृंखला होगी, बंद श्रृंखला होगी, जिसे क्लोज्ड चेन बोलेंगे, क्लोज्ड चेन बोलेंगे। अब ओपन चेन और क्लोज्ड चेन की बात समझ लीजिए। ओपन चेन का मतलब कार्बन का जो फर्स्ट एटम है और कार्बन का जो लास्ट एटम है, ये जुड़े नहीं होने चाहिए, एक चेन होनी चाहिए, है ना। मतलब कार्बन का फर्स्ट और लास्ट एटम अगर जुड़ा नहीं है तो एक चेन ही बनेगी, ठीक है, एक रिंग नहीं बनेगा, समझ रहे हो बात को। तो ये खुली श्रृंखला होगी जब कार्बन का फर्स्ट एटम और लास्ट एटम जुड़ा नहीं होता। खुली श्रृंखला जो होगी, ये केवल खुली श्रृंखला हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। इसमें देखिए, जैसे कार्बन का एटम है, दो कार्बन के एटम से जुड़ गया, लेकिन पहला और अंतिम कार्बन का एटम जुड़ा नहीं है, तो ये इसकी खुली श्रृंखला हो गई, है ना। ये कार्बन का एटम है, तीन कार्बन के एटम से और जुड़ गया, लेकिन यहां फर्स्ट और लास्ट एटम जुड़े नहीं हैं, तो ऐसा जो चेन बनेगी, ये बनेगी ओपन चेन। कार्बन का ही कंपाउंड है, कार्बन का ही एक कंपाउंड है, लेकिन ओपन चेन कंपाउंड है ये, ठीक है। इसमें ब्रांच भी बन सकती है, शाखा भी बन सकती है, सिंपल ही चेन नहीं बन सकती, चेन में भी चेन बन सकती है। जैसे देखें कि मान लीजिए कि ये कार्बन की चार एटम की चेन है, फिर दूसरे वाले कार्बन से भी दो एटम की चेन है, तीसरे वाले कार्बन से भी एक एटम की चेन है। तो इसमें देखें कोई एक चेन आपकी मेन चेन नहीं है, कई तरह की चेन पाई जाएगी। जैसे देखें, ये एक चेन हो गई, ये एक चेन हो गई, ये भी एक चेन हो गई, ये भी एक चेन हो गई।
इस तरह से यहां देखें कई चेन पाई जाएगी तो इसे शाखित श्रृंखला बोलेंगे। ये ओपन चेन ही है लेकिन ओपन चेन की शाखित श्रृंखला है, ये शाखित श्रृंखला है, ये ब्रांच चेन बोलते हैं इसको, ब्रांच चेन बोलते हैं इसको। तो अभी तक यही सीखना है कि कौन सा कार्बनिक जो यौगिक है ना, कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो कौन सा खुली चेन का होगा। तो खुली चेन में सीधे सीधे आप देखिए कोई कंपाउंड है, अगर उसका फर्स्ट और लास्ट एटम जुड़ा नहीं है, मतलब क्लोज्ड नहीं है एक दूसरे से, तो ओपन चेन देगा। ओपन चेन में सिंपल ओपन चेन और ब्रांच ओपन चेन। क्लोज्ड श्रृंखला में देखें, जैसे कार्बन 3 कार्बन की चेन है, आपने बना लिया, ये अभी तक ओपन थी, लेकिन आपने इसके फर्स्ट और लास्ट को कनेक्ट कर दिया तो ये क्लोज्ड हो गई। ठीक है, 4 कार्बन की चेन है, ये अभी तक ओपन थी, लेकिन अब आप अगर इसको कनेक्ट कर देंगे फर्स्ट और लास्ट को तो ये क्लोज्ड हो जाएगी। ठीक, 5 कार्बन की चेन है, तो ये अभी तक ओपन है, सॉरी ये तो 6 हो गई, चलो नहीं 5 ही है। ये 5 कार्बन की चेन है, अभी तक ओपन है, तो लेकिन अगर आप इसके फर्स्ट और लास्ट कार्बन को कनेक्ट कर देंगे तो ये क्लोज्ड हो जाएगी। तो अगर बंद तरह की श्रृंखला है तो उसे क्लोज्ड चेन बोलेंगे, अगर ओपन तरह की श्रृंखला है तो इसे ओपन चेन बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बन की वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। कार्बन की वैलेंसी को हम सेटिस्फाई कैसे करते हैं। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का मतलब, यहां कार्बन की संरचना होती है 4, तो यहां अगर हम चेन हमें केवल कार्बन दिया है तो बाकी आप समझ जाइए कि बाकी उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी, बाकी उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी। अब देखें, जैसे यहां कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक बॉन्ड अगर जुड़ा है तो एक वैलेंसी इसकी फिलअप हो गई, बाकी 3 वैलेंसी बची, तो 3 वैलेंसी इसके 3 हाइड्रोजन से जुड़ेगी, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, यहां पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहां पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इस कार्बन के साथ 2 वैलेंसी पूरी है, 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस कार्बन के साथ आप 3 हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, 1 2 और 3। इसको भी ऐसे ही हम लोग कर दें, 1 2 और 3। क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब ये बॉन्डिंग आपको दिखानी है ना। जैसे यही कंपाउंड था होता और आपसे कहा जाता कि इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए, तो यही बॉन्डिंग आप दिखा देते तो उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाती। बाकी सब में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यहां दिखा देता हूं, कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो 2 वैलेंसी इसकी कंप्लीट है, तो 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन से फिलअप होगी। इसी तरह से सब में, अब इसको अगर मान लीजिए इसमें आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाना चाहते थे तो 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड से आप दिखा दीजिए, यहां भी 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड से आप दिखा दीजिए, यहां भी 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड से दिखा दीजिए, यहां भी 2 हाइड्रोजन आप 2 बॉन्ड से दिखा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये बातें हो गई। तो कार्बन का जो कंपाउंड होता है वो 2 तरह का चेन देता है, एक तो ओपन चेन देता है और एक बंद चेन देता है, एक खुली श्रृंखला देता है और एक बंद श्रृंखला देता है। तो खुली श्रृंखला क्या होती है, बंद श्रृंखला क्या होती है, ये आपने समझ लिया। और कार्बन की बैलेंसी किस तरह से कंप्लीट करनी है, किस तरह से फिलअप करनी है देखना है। बॉन्ड देख लीजिएगा, जितने बॉन्ड बच जाएंगे उतने हाइड्रोजन कार्बन के साथ आप जोड़ दीजिएगा, तो उसकी बैलेंसी आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहेंगे तो बॉन्ड तो आपको दिख ही रहा है कार्बन कार्बन एटम के बीच में, बाकी जो हाइड्रोजन आप जोड़ रहे हो सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की थोड़ी सी बात यहां पर कर लीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, 2 क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में इन्होंने दिए हैं, बाकी सारे एग्जाम्पल दिए हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चर आपको बताना है, बॉन्ड से आपको स्ट्रक्चर बता देना है। जैसे पहला क्वेश्चन जो इन्होंने दिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, कि कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बता दीजिए, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बता दीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 2 और 6, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए, तो डबल बॉन्ड ये बनाएगा। तो कार्बन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है और कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है ऑक्सीजन, और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है। लेकिन ऑक्सीजन 2 है तो दोनों मिला के 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकते हैं कार्बन के साथ। होगा क्या, कार्बन अकेले 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, दोनों ऑक्सीजन मिलके 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। कार्बन से इधर वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और इधर वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, इन्होंने कहा कि सल्फर के 8 एटम कंबाइंड होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, अणु बनाते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो सल्फर भी ऑक्सीजन के ही ग्रुप का है, 16 होता है, 2, 8 और 6। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मतलब 2 बॉन्ड ये बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा ये करेगा। अब 2 बॉन्ड से सल्फर जुड़ सकता है ना। तो सल्फर 8 हैं, 8 सल्फर हैं। अगर हम 8 सल्फर को एक साथ बॉन्ड से रखें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सल्फर को एक साथ बॉन्ड से रखें, तो यहां देखें इस वाली सल्फर से तो डबल बॉन्ड हो गए, इस वाली सल्फर से भी डबल बॉन्ड हो गए, इससे भी डबल बॉन्ड हो गया, इससे भी डबल बॉन्ड हो गया, इससे भी डबल बॉन्ड हो गया, इससे भी डबल बॉन्ड हो गया। मतलब ये जो 6 सल्फर थी, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, तो इनका तो कोटा पूरा हो गया होगा। लेकिन इस वाली सल्फर और इस वाली सल्फर का कोटा पूरा नहीं है, यहां एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। अभी एक इलेक्ट्रॉन कम होगा ना यहां पर, अभी इसका पूरा नहीं होगा ऑक्टेट। ऑक्टेट जब पूरा नहीं है तब क्या करेगा, ये दोनों फिर से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे। इनका ऑक्टेट कब कंप्लीट होता है, जब ये खुद सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये दोनों खुद सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा जब S8 का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो ये गोल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लोज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मान लीजिए कि S है, फिर S है, फिर S है, फिर S है, फिर S, फिर S, फिर S और फिर S। अब देखिए 8 सल्फर हैं, सबसे डबल बॉन्ड बन गए, सबने 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ये कर सकते थे, तो 2 बॉन्ड बना सकते थे, डबल बॉन्ड ये बना सकते थे। सारे सल्फर डबल बॉन्ड बनाते हैं और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया S8 मॉलिक्यूल का। तो रिंग की तरह का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, मतलब क्लोज्ड बनाइए, चाहे आप गोल बनाइए चाहे ऐसे बनाइए। ठीक है, रिंग की तरह का स्ट्रक्चर होगा, क्लोज्ड संरचना होगी। बाकी आगे की चीजें हम लोग बिंदु संरचना भी हम लोग देखते चलेंगे, है ना। जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते चलेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वहां की देखते चलेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि 2 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्लोज्ड चेन और ओपन चेन। ओपन चेन में भी सिंपल ओपन चेन और ब्रांच ओपन चेन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये 2 तरह के होते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा होता है जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब देखें, एक होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन छोटी छोटी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं, तो इनसे हमको आगे चीजें समझने में बहुत आसानी होगी। हाइड्रोकार्बन ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होगा तो कार्बन कई तरह के एटम से जुड़ेगा।
कार्बन कई तरह के एटम से जुड़ेगा, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ गया, कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ गया, कार्बन सल्फर से जुड़ गया, लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन जरूर रहेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब फॉर्मेशन कार्बन करेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अन्य कंपाउंड जुड़ेंगे। जैसे कार्बनिक यौगिक जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बनेगा, कंपाउंड बनेगा, तो कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन जरूर रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन जरूर रहेंगे, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जरूर रहेगा। फिर हाइड्रोजन के अलावा सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, इटसेट्रा, बहुत ढेर सारे लोग हो सकते हैं। तो इसमें अगर कार्बन और हाइड्रोजन केवल हो, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जब कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ जाए, कार्बन हाइड्रोजन जरूर रहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, फिर उसके साथ सल्फर आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, मतलब कोई और एलिमेंट आ जाए, हाइड्रोजन के एटम के अलावा कोई और एटम आ जाए, ठीक है, इससे विषम एटम कहेंगे। इस बात को भी जान रखिएगा ना। सम चक्रीय की बात करेंगे या सम संरचना की बात करेंगे तो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सम बोलेंगे और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई आ जाता है तो उसे विषम बोलेंगे। चक्रीय में यह शब्द यूज होगा, सम चक्रीय और विषम चक्रीय। तो सम चक्रीय का मतलब, अगर सम चक्रीय ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेगा तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ही हो। अगर विषम चक्रीय की बात करेगा तो हाइड्रोजन के अलावा भी कोई एटम आ गया है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसे विषम बोलेंगे, ऑड बोलेंगे, इसे इवन बोलेंगे, ठीक है, सम बोलेंगे। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जरूर रहेंगे, इनके अलावा अगर कुछ आ गया तो भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन अगर ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, ऐसा कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बनता हो, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, हाइड्रोजन से बना हो, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, उसे हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपका ये है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिख रही है, बाकी कोई तो एलिमेंट आपको दिख नहीं रहा, तो ये हाइड्रोकार्बन हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन हाइड्रोकार्बन है। C2H6, C3H6, C6H6, इस तरह से ढेर सारे कंपाउंड आपको मिलेंगे जहां पे केवल कार्बन और केवल हाइड्रोजन होगी। ऐसे कंपाउंड कहलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहे जाएंगे हाइड्रोकार्बन। अब यही देखिए, अगर हम ये वाला जो है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे ऑक्सीजन रख देते, C2H5O, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि यहां कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हो गई है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब ये जो आपका हाइड्रोकार्बन होगा, ये हाइड्रोकार्बन जो है ये आपका संतृप्त भी हो सकता है, असंतृप्त भी हो सकता है, ठीक है, मतलब सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। तो यहां हम लोग बात कर लेते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, सैचुरेटेड, और असंतृप्त, अनसैचुरेटेड।
सैचुरेटेड का मतलब सीधा सीधा समझिए कि जब कार्बन की सभी वैलेंसी एकल बांड से फिल हो, मतलब सिंगल बांड से ही कार्बन की सारी वैलेंसी फिल हो, तो ऐसा जो कंपाउंड होगा वो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। जैसे कार्बन है, मान लीजिए 2 कार्बन का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कार्बन में 4 वैलेंसी होती, चारों वैलेंसी सिंगल बांड से फिल हो। ये कार्बन है 1 वैलेंसी, तो 1 बांड बना है, बाकी 3 बांड, तीनों बांड भी सिंगल बांड हो, यहां बाकी तीनों बांड भी सिंगल बांड हो। तो इस तरह का जो कंपाउंड बनेगा वह कंपाउंड कहलाएगा सैचुरेटेड, जब केवल सिंगल बांड से ही कार्बन की सारी वैलेंसी फिल होती है। जब कार्बन की सारी संयोजकता केवल एकल बंध से ही संतुष्ट हो, तो ऐसा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऐसा जो कार्बनिक यौगिक होगा, उसे संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहेंगे, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन आप फिलअप करा दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया जहां कार्बन और कार्बन के बीच में, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन के बीच का ही बांड आप देखिएगा, कार्बन कार्बन का बांड एकल बांड होना चाहिए, है ना। तो कार्बन कार्बन का बांड अगर एकल बांड है तब तो वो सैचुरेटेड है, इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिए कि अगर कार्बन है, मान लीजिए 3 कार्बन की चेन है, एक बांड कोई डबल हो गया, या 3 कार्बन की चेन है, एक बांड कोई ट्रिपल हो गया, तो यहां पर कार्बन कार्बन बांड अब सिंगल नहीं रहा, यहां पर डबल बांड हो गया, यहां पर ट्रिपल बांड हो गया। तो ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ना होके अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। जब कार्बन का जो बांड होता है वो केवल सिंगल बांड हो, तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां भी मिलेगा वह ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका कहलाएगा सैचुरेटेड संतृप्त ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जब कार्बन कार्बन के बीच में बांड सिंगल ना होके डबल कहीं भी आपको दिख जाए, कार्बन कार्बन के ट्रिपल कहीं पर दिख जाए, तो आप कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये दोनों आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। हाइड्रोजन पूरा कर सकते हो, यहां पर 2 बांड इसका कंप्लीट हुआ है तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन आप ऐसे जोड़ सकते हो। यहां पर 3 बांड कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन है, यहां पर 1 बांड कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन है, ऐसे आप जोड़ सकते हो। इसी तरह से यहां देखें, 1 हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखें, उसके स्ट्रक्चर में अगर आपको दिख रहा है कि डबल बांड या ट्रिपल बांड कहीं है कार्बन कार्बन के बीच, तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। जनरली हाइड्रोकार्बन से इसकी बात होती है। अब संतृप्त में होगा जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बांड रहेगा, ठीक है। हटा दे रहे भाई। अब संतृप्त असंतृप्त जब आप सीख गए, तो एक बात ये सीखो कि ये जो डबल बांड और सिंगल बांड की कहानी है, ये मिलती एक्चुअली कहां से है, कैसे। जैसे स्ट्रक्चर तो दिया है, स्ट्रक्चर देख के तो आप बता सकते हो कि कौन संतृप्त है कौन असंतृप्त है, कहां सिंगल बांड है कहां डबल बांड है। लेकिन हाइड्रोकार्बन में अगर स्ट्रक्चर नहीं, केवल फार्मूला दिया गया हो, तब आप कैसे देखोगे। फार्मूला देख के आप कैसे बताओगे कि कौन किसमें केवल सिंगल बांड है, किसमें डबल बांड है, किसमें ट्रिपल बांड है, कौन संतृप्त है और कौन असंतृप्त है। इस बात की, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखें, अगर हाइड्रोकार्बन है आपके पास, हाइड्रोकार्बन है आपके पास, तो हाइड्रोकार्बन आप 3 तरह से देख सकते हो। एक तो होता है ये एल्केन, खुली श्रृंखला की बात हो रही भाई, ये है ना, क्लोज्ड चेन की बात नहीं हो रही है, ये ओपन चेन की ही बात हो रही है। और ओपन चेन में सिंपल ओपन चेन, ठीक है, ओपन चेन में सिंपल ओपन चेन की अभी बात कर रहे हैं। एक तो होता है एल्केन, दूसरा होती है एल्कीन, एल्कीन, और तीसरा होती है एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। तो 3 तरह के
ओपन चेन हाइड्रोकार्बन पाए जाएंगे, सिंपल हाइड्रोकार्बन आपको मिलेंगे। एक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसे बोलेंगे एल्केन। इन्हीं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आपसे पूछी जाएगी। एक को कहेंगे एल्कीन और एक को बनाएंगे एल्काइन। ठीक है। अब ये जो L होता है ये नंबर ऑफ कार्बन बनाता है, और एन इन आइन जो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता है। यहां पर एक बात ये जान जाइए कि जो L होता है ये कार्बन की संख्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन बताता है, नंबर ऑफ कार्बन बताता है। अगर एन है तो ये सिंगल बॉन्ड को बताता है, सिंगल बॉन्ड को बताता है। इन है तो ये डबल बॉन्ड को बताता है, और आइन है तो ये ट्रिपल बॉन्ड को बताता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को बताता है। समझ रहे बात को? तो अगर कहीं आपको एल्कीन जैसा कोई नाम दिखे, है ना, आगे देखेंगे नाम, अगर एल्कीन इन आ गया अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के पीछे, तो इन अगर आ गया तो आप समझ जाएगा डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। आइन आ गया अगर एल्काइन जैसे, तो आइन अगर आ गया तो आप समझिएगा ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन एन आ गया अगर तो आप समझिएगा कि सिंगल बॉन्ड के सारे हाइड्रोकार्बन हैं, ये संतृप्त वाले हाइड्रोकार्बन होंगे। अब देखते हैं कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। ठीक है, इस बात को देखते हैं। हटाएं इसको। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जानने से पहले इस L को आप जान लीजिए कि L एक्चुअली है क्या, जो कार्बन का नंबर बता रहा था। L क्या है, जो कार्बन का नंबर आप बता रहा था आपको। L जो नंबर आप कार्बन बता रहा था, ये क्या है, नंबर आप कार्बन बता रहा था, ये है क्या, ये है क्या। तो इसको यहां सीख लो। अगर कार्बन का नंबर 1 है, 1 नीचे लिख रहा हूं, है ना। अगर कार्बन का नंबर 1 है तो इस L को बोलते हैं मेथ, इस L को बोलेंगे मेथ। जो L होगा इसे बोलते हैं मेथ, है ना। अगर कार्बन का नंबर 2 होगा तो इसे बोलेंगे एथ। अगर कार्बन का नंबर 3 होगा तो जो L की जगह पे है इसे बोलेंगे प्रोप। अगर कार्बन का नंबर 4 होगा तो इसे बोलेंगे ब्यूट। अगर कार्बन का नंबर 5 है तो इसे बोलेंगे पेंट। अगर कार्बन का नंबर 6 है तो इसे बोलेंगे हेक्स, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। 10 तक की श्रृंखला हम बना सकते हैं, लेकिन 6 की जरूरत हमको हमारे सिलेबस में है। तो L का मतलब आप समझ गए, जो नंबर आप कार्बन बता रहा था। अगर 1 कार्बन है तो आप L को मेथ बोलेंगे। अगर 2 कार्बन है तो एथ बोलेंगे। 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे। 4 है तो ब्यूट बोलेंगे। 5 है तो पेंट बोलेंगे। 6 है तो हेक्स बोलेंगे। हम 10 तक कर सकते हैं, चेन हम 10 तक आराम से बना सकते हैं, लेकिन 6 की जरूरत है हमारे कोर्स में। अब यहां पर हम लोगों ने सीखा था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसे आप एन बोलते हैं, बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन बोलते हैं। अब एक एक से आप इसको करा सकते हैं, है ना। अब मेथ के साथ ये सावधानी रखिएगा, क्योंकि जो डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड की बात होती है कार्बन कार्बन एटम के बीच में होती है। तो यहां कार्बन का अकेला एटम है,
तो यहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात आप नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि दूसरा कार्बन का एटम है ही नहीं जिसके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। तो यहां इस बात को ध्यान दीजिएगा, मेथ के साथ इन और आइन नहीं होगा, मेथ के साथ, बाकी सबके साथ होगा, क्योंकि मेथ में एक ही कार्बन है। और जब हम इन आइन की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करते हैं, कार्बन के दो एटम के बीच के बॉन्ड की बात करते हैं। अगर कार्बन के दो एटम के बीच डबल बॉन्ड है तो वो इन होगा, अगर दो कार्बन के एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो वो आइन होगा। यहाँ कार्बन का अकेला ही एटम है तो वो दो कार्बन का एटम मिलेगा नहीं, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी सबके साथ हम लोग कर सकते हैं। जैसे एथ के साथ एन लीजिए तो एथेन हो जाएगा, एथ के साथ इन लीजिए तो एथीन हो जाएगा, और एथ के साथ आइन लीजिए तो एथाइन हो जाएगा। इसे प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन। अब इसका नाम, इसका स्ट्रक्चर, इसके फार्मूले हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।